न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनसे हम बात करेंगे कोरोना को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, आखिर सरकार की क्या विचार है। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार। कोरोना के समय पे आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कई प्रदेशों ने कटौती की है, चाहे अपने एम्प्लॉइयों को जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके भी तनख्वाह या टीए डीए सबको फ्रीज करने की बात कही जा रही है। इसी बीच में आपने एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत की है, लगभग 5,700 करोड़ का। मुझे ये भी कहा गया कि पिछले 15 महीने में अलग अलग योजनाओं में किसानों को लगभग 50,000 करोड़ का लाभ मिला है आपके सरकार आने के बाद। ऋण माफी का लगभग 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ आपने पहले किस्त 2,500 रुपया का, और अब दे रहे। बाकी भी चीजों को मिलाते तो बड़ा रकम है। इस पूरे प्लान क्या है? किसानों की क्या आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, उत्पाद या लागत मूल्य को कम करना है, या जिस तरह से आपकी विदेश में गए थे तो आपकी नोबेल लॉरेट से मुलाकात हुई थी और उस वक्त आपने उनसे बात किए थे और यह भी कहा था किसानों के क्रय शक्ति बढ़ानी है, आम लोगों के। आखिर प्लान क्या है आपका? किस लिए इतना पैसा ग्रामीण अर्थनीति में आप पंप कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे दुनिया में कोरोना के कारण से जहां इस महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं आर्थिक संकट से भी लोग जूझ रहे हैं। देश के सामने भी संकट है, राज्यों के सामने संकट है। ऐसे समय में जब औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, व्यावसायिक परिसर बंद हैं, कृषि कार्य ठप हो गए हैं, मजदूरों को घर वापस होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, तो ये ऐसे समय में यदि फिर से आर्थिक गतिविधि संचालित करना है तो जो महान अर्थशास्त्रियों ने कहा है, और दूसरा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में न्याय योजना की शुरुआत की थी। और उन्होंने कहा कि यदि मंदी से निकलना है और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है तो लोगों के जेब में पैसा डालना होगा। और इसीलिए हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में जो काम किया उसमें 3 महत्वपूर्ण काम मैं अभी रेखांकित कर सकता हूँ। पहला काम है कि मनरेगा को हमने बंद नहीं होने दिया। जो मजदूर खाली बैठे हैं उनको काम मिलना चाहिए। गर्मी के दिन है, शादी ब्याह में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वो सब काम बंद हैं। गांव के लोगों के पास कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले मनरेगा को हमने शुरू किया और आज स्थिति ये है कि एक दिन में अधिकतम 26 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। दूसरा काम जो हमने किया, लघु वनोपज, चूँकि महुआ का सीजन था, इमली का सीजन था, और अभी जो सीजन है वो तेंदुपत्ता तोड़ाई का, जो आदिवासी हैं उसके अर्थव्यवस्था का आधार है। यदि इसको लॉकडाउन के कारण से सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, कोई खरीद नहीं रहा था, ऐसे में हम लोगों ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उसको खरीदी करवाया। और आपको याद होगा कि महुआ जो 17 रुपया MSP था वो उसको 30 रुपये में खरीदे, बाद में भारत सरकार ने भी 29 रुपया किया। तो इस संकट के समय में उसे अधिक दाम दिलाने का काम हमने किया। और इस साल लगभग हमारे वनांचल में रहने वाले लोगों के जो करीब 12 लाख परिवार है उसे 2,500 करोड़ रुपया इस लघु वनोपज के माध्यम से मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। तीसरा जो काम हमने किया है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना। एक तरफ जहां इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी किए हैं, पिछले साल भी 80 लाख मीट्रिक टन हुआ था, 2,500 रुपये में खरीदे और 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया था, ऋण माफी भी किए। इस साल 83 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक का धान हमने खरीदी किया। और चूंकि भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था जो बोनस दोगे तो आपके यहाँ से चावल हम नहीं खरीदेंगे, तो इस कारण से हम लोगों ने समर्थन मूल्य में धान खरीदा और 83 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदे तो उसका 15,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जा चुका है। अब जो अंतर की राशि है उसे किस प्रकार से मीट आउट किया जाए, तो इसलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की। और हमने तो केवल धान के किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी जो हम लोग दे रहे हैं उसमें मक्का के उत्पादक किसान हैं और धान के उत्पादक किसान हैं उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़,
और गन्ना उत्पादक किसान है उसे 13,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। और इस प्रकार से 5,750 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इस वर्ष जाना है, जिसकी प्रथम किस्त 1,500 करोड़ रुपया 21 मई को हम डाल चुके हैं। ये जो पैसा आपने डाले है, एक बात उठ रही है, बीजेपी आरोप लगा रही थी ये अन्याय योजना है, ये न्याय योजना नहीं है। और इसी बीच में ये भी आया सामने एक सूची जिसमें बीजेपी का ये जरूर आरोप था कि प्रदेश भर में जो किसान है उनको पैसा नहीं मिल रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। पर देखा गया धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, पुन्नूलाल मोहले, दिनेश कश्यप, कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग, कोई बस्तर से, कोई कोंडागांव से, कोई मुंगेली से, कोई बिलासपुर से, कोई कवर्धा से, सबको पैसा गया, सूची जारी आया लोगों के सामने। दोनों चीज को कैसे देखते हैं आप? तो ये तो जो योजना लागू की उसमें तो हमने कांग्रेस भाजपा नहीं किया, ये लोग विरोध किए और विरोध भी कर रहे हैं और खाते में पैसा भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी कहते अन्याय योजना है, तो फिर वो पैसा लेना बंद कर दें, और यदि ये पैसा ले रहे हैं तो इसे अन्याय नहीं करना चाहिए। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और देश में किसी राज्य ने किसानों को इतना बड़ा आर्थिक सहयोग, आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुद रमन सिंह के 15 साल की सरकार रही है, लगातार बोनस के लिए लड़ते रहे, जब चुनाव आता था तब बोनस देते थे, और उस समय गिन गिन के कांग्रेस के नेताओं का नाम प्रकाशित करते थे। और जब आज यदि भारतीय जनता पार्टी का नाम यदि सामने आ रहा है तो इसे संकोच क्यों हो रहा है? इनको अपमान क्यों महसूस कर रहे हैं? ये काम तो वो लोग खुद भी कर चुके हैं। सदन में ही ये बात उठ चुकी है और नाम लेके पुकारते थे। एक सवाल और भी है, 1815 रुपया समर्थन मूल्य का दर था, उसको आगे नहीं देने, उससे ज्यादा नहीं देने का केंद्र सरकार का निर्देश था। उस वक्त बीजेपी की क्या स्टैंड थी? और आज जब 2500 रुपया का जो डिफरेंस अमाउंट है वो जब उनके खाते में जा रहा है तो क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की दो मुही नीति थी। एक तरफ केंद्र सरकार बोनस देने पर चावल नहीं खरीदने के पे अड़े हुए थे, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहती है कि आपने 2500 रुपये घोषणा की है, आप दीजिए। हमने तो विधानसभा में कहा है चलिए प्रधानमंत्री के पास, हमको केवल अनुमति भर दे दे, हम बोनस दे रहे हैं, कोई केंद्र सरकार से पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, हमको अनुमति दे दे, हम तुरंत दे देंगे। लेकिन वो माने नहीं, तो फिर एक नया रास्ता खुला, वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना। भाई उड़ीसा में कालिया योजना चल रहा है, आंध्र और तेलंगाना में रायतू योजना है, भारत सरकार खुद ही किसान सम्मान निधि दे रही है, 6,000 रुपया दे रहे हैं, वो भी 3 किस्तों में दे रहे हैं। तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं, केवल 6,000 रुपया देना है साल भर में और उसको 3 किस्तों में दे रहे हैं, तब इनको किसानों का सम्मान का ध्यान नहीं आया। और आज हम प्रति एकड़ 10,000 रुपया दे रहे हैं, गन्ना किसान को 13,000 रुपया दे रहे हैं। यदि 5 एकड़ के किसान है तो वो उसको 50,000 रुपया मिलेगा, और 4 किस्तों में दे रहे हैं तो भी उसको 12,500 रुपया मिलेगा एक किस्त में। तो 2,000 से ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है जी? और उसमें भी लगातार आंकड़े आप कम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है, बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है पिछले 6 साल, 7 साल, 8 साल से कि स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और किसान के उत्पाद का फायदा देंगे, 1.5 गुना देंगे। फिर दूसरी तरफ क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी जो है 1815 रुपया है, उससे ज्यादा आप देंगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे? ये असल में अर्थव्यवस्था को, किसानों की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई है, उसकी सोच भी नहीं है। किसान कभी समृद्ध हो, मजबूत, अपने मजदूर अपने पैरों पे खड़े हो सके, ये उनकी सोच ही नहीं रही है। और इसी कारण से देखिए हिंदुस्तान के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि लगातार आप ऐसे उद्योगों को जो रोजगार देते हैं उसको आप ख़त्म करते जा रहे हैं। ये उनकी सोच है। तो ये आज जो कह रहे हैं कि आय आप दुगुना कर देंगे, 2022 तक आय दुगुना कर देंगे, ऐसा कौन सा कदम आपने उठाया है जिससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा? ऐसा कौन सा आपने कार्य किया है जिसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होते दिखाई दे रहा है? और जब हम लोग दे रहे हैं तो उसमें आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। अच्छा, एक बीच में एक बात और भी है, जैसे नरवा गरवा का आपने काफी प्रोमोट करवाए थे कि स्वावलंबी हो,
आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमको कि आत्मनिर्भर होना है। आप जिस दिन सत्ता में आए उसी दिन आप कह रहे थे कि हम इन सारे चीजों को मिला के किसान को, गांव की अर्थनीति को हम बेहतर बनाएंगे। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में गांव का जो कंपोस्ट है, गांव का जो खातू है, उसी का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ नहीं पाए, आए भी तो लोगों को दिक्कत हुआ समझना करना। तो ये जो आपका योजना था नरवा घुरवा का, ये कितना फायदेमंद हुआ इस लॉकडाउन के पूरे पीरियड में? देखिए, ये योजना बहुत लंबे चलने वाली योजना है। कोई ना, जितने हमारे यहाँ 30,000 नाले हैं, हजारों की तादाद में नदियाँ हैं, और सबको वाटर रिचार्जिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इस साल हम लोगों ने जो DPR बनाया है नालों का, वो 1100 नालों का DPR बनाया है, और गौठान जो बनाना है वो करीब 5,500 गौठान का लक्ष्य हमने रखा है, जबकि हमारे 20,000 गाँव हैं। तो एक दिन में बनने, एक साल में बनने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो गौठान में आजीविका सेंटर के रूप में इसको हमको प्रमोट करना है, उसे बढ़ावा देना है कि ये आजीविका सेंटर हमारा बने, और उसमें सारे आर्थिक गतिविधि संचालित हो। जहां हम मवेशी को वहाँ रख रहे हैं तो उसमें गोबर निकलेगा, गोबर से कंपोस्ट खाद है, वर्मी खाद हम बनाएं, ताकि हम जैविक खेती की तरफ सब बढ़ें। दूसरी तरफ वहाँ जो महिला हैं, नौजवान हैं, उसके लिए आजीविका के बहुत सारे जो काम गांव में हो सकते हैं, जंगलों में हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को वैल्यू एडिशन हम किस प्रकार से करें। हमारे महिला समूह वहाँ साबुन बनाने का काम, अगरबत्ती काम, गोबर से मिले गमले बनाने का काम, और साथ ही साथ अब चावल के पैकेजिंग करने का काम, बांस आ रहे हैं तो बांस से जुड़ी बहुत सारी चीज़ बनाने का काम हमारे यहाँ। अब पत्तल बहुत है तो पत्ता बहुत होता है तो पत्तल बनाने का काम, तिखुर भी होता है तो तिखुर प्रोसेसिंग का प्लांट। तो इस प्रकार से जो वैल्यू एडिशन का काम हम लोग करते जाएंगे तो वहाँ वो आजीविका सेंटर बनेगा, और वहीं दूध भी उत्पादन हो, वहाँ मुर्गी पालन भी हो, वहाँ बकरी पालन भी हो, ताकि जो गांव के जो लोगों की अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आ सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। एक आप जो चीज़ें कह रहे हैं, अभी कारखानाएं बंद है, दिगर प्रदेश पे जो लोग थे वो सब वापिस आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। उनको गांव में रहे तो रोजगार तो चाहिए ही। आपने 24 लाख मनरेगा में दिया उनको काम, एक दिन का 100 दिन 150 दिन, आप 200 दिन की मांग की है, वो 200 दिन नहीं दे रहा है केंद्र सरकार। आप अपने जो ये जितने भी योजनाओं को आप बता रहे हैं, क्या इसको उसी तरह का रोजगार मूलक कामों में जोड़ने की प्रयास है सरकार के? देखिए, अब जो मजदूर आएंगे, जो अब 1 जून के बाद ट्रेनें चलेगी और उसके बाद आएंगे और उसको क्वारंटाइन में रखेंगे, तो जून के मध्य में वो क्वारंटाइन से बाहर आएंगे। उस समय तक के बारिश लग चुकी होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग ने पूरे खाद की व्यवस्था कर दी, डबल लाख में खाद पहुंचा दिए हैं। अब ऋण देने के काम शुरू हो चुके हैं, तो अब बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दें। कृषि कार्य हमारे यहाँ सुचारू रूप से संचालित होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि उस समय जब 2 प्रकार की बातें होंगी पूरे देश में। एक राज्य वो जहाँ श्रमिक को काम मिलता है, दूसरा राज्य ये है जहाँ श्रमिकों की अधिकता है। ऐसे राज्यों में चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्य जहाँ श्रमिक के अधिक है, MP भी उसमें आता है। कुछ राज्य हैं जहाँ श्रमिकों का आवश्यकता है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों में श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। पंजाब और हरियाणा में कृषि श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब वो सब लोग, एक तरफ वहाँ मजदूरों की कमी होगी और दूसरे तरफ कुछ राज्य हैं जिस श्रमिकों की अधिकता होगी। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री के विषय में भी ये बात कही है और पत्र भी लिखा है कि मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जून के बाद जो मजदूर के पास कोई काम नहीं होगा तो मनरेगा से कृषि कार्य को जोड़ेंगे तो कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा, कृषि लागत में कमी आएगी, सरकार की तरफ से सहयोग होगा, और दूसरा ये है कि जो मजदूर हैं उसको काम भी मिल जाएगा। एक योजना है आपकी, मैं उसका पृष्ठभूमि बता दूं। 2001 से 2011 के जनगणना को अगर काउंट करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 23% लोग गांव से शहर की तरफ आ गए थे, क्योंकि गांव में उतनी सुविधाएं नहीं थी, रोजगार का काम नहीं था। 2021 में आप जो चीज कर रहे हैं, रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब फिर से गांव की तरफ लोग जाने लगेंगे, तो क्या फोकस, बजट का फोकस फिर से गांव होगा? देखिए,
ये जो कृषि है वो तत्काल रोजगार देता है। और हम लोगों ने जो नीति बनाई 2018 में, जो चुनाव हम लोग जीते, 19 में 25 रुपये क्विंटल में धान दिए, तो देखेंगे जो किसान 15 लाख किसान धान बेचते थे वो सीधा 17 लाख हो गया, और इस साल वो 19 लाख हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कृषि कार्य की तरफ पिछले 2 वर्षों में 4 लाख लोग कृषि कार्य में लौटे हैं। तो गांव की तरफ लौटने का काम तब हुआ जब उसको आर्थिक रूप से लगा कि कृषि कार्य फायदेमंद है। पावर प्लांट में तो कोई रोजगार तो जनरेट होता नहीं, लेकिन स्टील है, सीमेंट है, राइस मिल है, इसमें जरूर लोगों को रोजगार मिलता है। अब स्टील की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब आप निर्माण कार्य करने जाएंगे। सारी सरकारें अपने बजट में कटौती कर दी है, निर्माण कार्य करीब करीब ठप सा है, बहुत कम निर्माण हो गया। जब निर्माण कार्य नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टील और सीमेंट की आवश्यकता कम पड़ेगी, एल्युमिनियम की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ऐसे में डिमांड कम होगा तो फिर वो कहाँ से रोजगार दे पाएगा जी। तो सबसे पहली बात यह है कि आज फिर से नया रूप से हमको आर्थिक गतिविधि संचालित करना है, तो हमको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। और डिमांड क्रिएट करना है तो लोगों के पास पैसा हो। तो छत्तीसगढ़ में हमने जहाँ जंगल में रहने वालों के लिए पैसा व्यवस्था की है, जहाँ मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों के लिए पैसा देने का काम किया है, वहीं किसानों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। ग्रामीण रोजगार पे आप बहुत जोर देते हैं। क्या ये जब आप राजस्व मंत्री थे और 2000 में जब अकाल था छत्तीसगढ़ में, उस वक्त का तजुर्बा अब मुख्यमंत्री बनने से लोगों को फायदा हो रहा है? मैं बेसिकली किसान हूँ, तो किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि कब आदमी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कब उसके पास पैसा नहीं होता, और उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्यों गांव छोड़ के वो शहर की ओर जाते हैं। कोई नहीं चाहता गांव के स्वच्छ वातावरण को छोड़ के यहाँ छोटी सी झोपड़ी में कौन रहना चाहेगा। क्या यही कारण है कि आपने गांव में क्वारंटाइन का फैसिलिटी दिए हैं, ताकि लोग जब आएंगे तो वो रह पाए और उसके बाद घरों में जा पाए बारिश से पहले? जी, ये करीब 16,499 क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें रहने की व्यवस्था की है। क्योंकि जो श्रमिक आएंगे, कोई पैदल चल के आ रहे हैं, कोई साइकिल चला कर आ रहा है, कोई बस किराया करके, गाड़ी किराया करके आ रहे हैं, या कोई ट्रेन से आ रहे हैं, और वो ऐसे प्रदेश से आ रहे हैं जहाँ कोरोना का बहुत ज़्यादा खौफ है, संक्रमण भी है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, वहाँ से जब आ रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, तो ये हो सकता है उसमें संक्रमित हो। तो संक्रमित लोगों से बचने के लिए वो लोग भी सुरक्षित रहें और गांव के लोग सुरक्षित रहें, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर की संख्या हमने बढ़ाई, और अभी तक 1-1.5 लाख लोग आ चुके हैं क्वारंटाइन सेंटर में हैं, और उसके रहने की व्यवस्था। और जहाँ जहाँ परीक्षण हम करते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, करीब 152 के आसपास हो गया है। जो संख्या केवल 3 में रह गया था, अब 152 है। ये संभावित था कि जो बाहर से लोग आएंगे। बट ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि जितने इतने कम है, जहाँ कई राज्यों में तो इससे कई ज़्यादा गुना मृत्यु हो चुकी है, और हमारे वहाँ बहुत अच्छा अभी तक जो संक्रमित है सारे के सारे ठीक भी हो रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके लिए यहाँ के ये फॉर्मूला क्या है? नहीं, यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, और यहाँ के पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए इसका श्रेय जाता है। यहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं, यहाँ के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के राजनीतिक दल के लोग हैं, यहाँ के मीडिया हाउस के लोग हैं, वो सब लोगों ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से इसको लिया। हमें पता था कि सबसे ज़्यादा जब ये इस प्रकार के लॉकडाउन होगा तो सब लोग पहले अपने राशन की व्यवस्था करेंगे, और इसलिए 56 लाख परिवारों को हमने 70 किलो चावल मुफ्त में दे दिया, नमक दिया, चना दिया, और APL परिवार को भी हम 10 रुपये किलो में अनाज उपलब्ध कराए। तो इसमें सब लोग अपने घर में अनाज सुरक्षित रख लिए, तो एक निश्चिंतता लोगों में आई। एक डिसीजन आपका और भी था कि जो चैम्बर था उन्हीं को आपने कह दिए किस तरह से दुकान खोलना है और क्या करना है, किस तरह से उसमें फिजिकल डिस्टेंस को पालन करना है, ये आप निर्धारित करें। बिल्कुल सही बात है। यदि व्यवस्था में सब जो प्रभावित लोग हैं उसको शामिल कर लेंगे तो व्यवस्था आसान हो जाता है। जब वही लोग निर्णय लेंगे और उस निर्णय में भागीदार बना लें किसी को, तो जो प्रभावित लोग हैं उसको
निर्णय भागीदार बना लेंगे तो निर्णय आसान हो जाता है और कार्य करने में आसानी हो जाती है। और इसी कारण से देखिए छत्तीसगढ़ में कहीं पुलिस बल का आवश्यकता नहीं पड़ी, जो दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं उस प्रकार से नहीं हुआ। कहीं यहाँ सड़कों पे लोग उमड़ के नहीं आ गए, न श्रमिक आए न लोग आए, वो भी स्थिति नहीं बनी। भगदड़ नहीं बची। रोज 10 से 15 हज़ार मजदूर जो दूसरे प्रदेश के से आ रहे थे और दूसरे प्रदेश जा रहे थे, उनकी भी व्यवस्था। और छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जो खाने की भी व्यवस्था किया, ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था कर दिया और चप्पल जूते की भी व्यवस्था की। जी जी, आपने 3 चीजों को बोले थे जो प्रधानमंत्री से मीटिंग थी। एक है कि अंतर्राज्यीय बॉर्डर को ना खोला जाए, दूसरी बात है रेल सेवा और विमान सेवा शुरू करने से पहले राज्यों से सलाह ले लिया जाए। इसके पीछे का मंशा क्या थी, और अभी विमान सेवा स्टार्ट हो रहा है, उसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है और कोरोना जो आया है वो वायु मार्ग से आया है। जितने विदेश गए थे वही लोग लाए हैं इसको। अलग अलग समय महामारी आई तो महामारी कभी हवा में चल के आया, तो कभी ट्रेन से चल के आया, कभी समुद्री मार्ग से आया, और अभी जो महामारी है वो हवाई मार्ग से, हवाई यात्रियों के माध्यम से ही आया है हमारे देश में। तो हम लोगों ने सबसे पहले उसी पकड़ा। जो विदेश से यात्रा करके आए उसको पहले क्वारंटाइन कर दो, उससे पहले सैंपल लो, और उसमें वो पूरा पकड़ में आ गया, वो फैलने से बच गया। दूसरा ये है, अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि सीमा को सील कर दिए, क्योंकि वो अब जो हवाई मार्ग से आए तो उसे रोक लिए, लेकिन जो सड़कों से आएंगे तो वो तो सीमाओं को हम जब तक सील नहीं करेंगे वो फिर आगे घुस जाएंगे और कहाँ फैलाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सीमा को सील कर दें ताकि जो आने वाले हैं वो हमको पता होना चाहिए कौन आ रहा है, और उसको फिर क्वारंटाइन करें, आइसोलेशन करें, घर में रखें, अस्पताल भेजें, वो तय कर लें। अभी जो रेल में आ रहे हैं, रेल में आए उसको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। 16,499 जो क्वारंटाइन बनाए हैं उन्हीं लोगों ने बनाए। अब भारत सरकार ये फैसला करती है कि हम घरेलू हवाई यात्रा शुरू कर रहे हैं, हम ट्रेन शुरू कर रहे हैं। जब आप ट्रेन शुरू करेंगे, कौन आदमी चैन पुलिंग करके कहाँ उतरेगा कोई पता है? किस स्टेशन में कितने लोग उतरेंगे पता है? जब तक आप नहीं बताएंगे तो हमको कैसे पता, राज्य को पता कैसे चलेगा कितने यात्री कहाँ से आ रहे हैं? और किसी स्थिति में पहले वो तय करके भेजें, हमको जानकारी दे। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको बताओ तो कि कितने लोग आ रहे हैं, कौन सी स्टेशन में आ रहे हैं। और यदि वो सूची हमको पता रहेगा तो कोई आदमी यदि मिसिंग रहेगा तो हमको पता चलेगा कोई आदमी कूद के या रास्ते में उतर गया है, फिर उसे खोजेंगे, उसे क्वारंटाइन में रखेंगे। दूसरा, अब हवाई यात्रा भी खोल दिए, उसको क्या करना है? भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो इस एक तरफ व्यवस्था क्या है, जो लोग आ रहे हैं उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रखें, और दूसरे तरफ हवाई यात्रा भारत सरकार जो भेज रही है, चाहे हवाई यात्रा हो चाहे रेल यात्री हो, उसको बोलें कि आप फ्री हैं, तो फिर आप बीमारी रोक कहाँ रहे हैं? महामारी कहाँ रोक पा रहे हैं? आप तो महामारी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहा। हम इतना आर्थिक नुकसान पहुंचाए हैं, इतने लोगों की मौतें गई, इतने लोगों को रोजगार, करोड़ों लोगों को रोजगार छीन गया, और उसके बाद खुला छोड़ दें, तो ये तो गलत बात है। जो यदि एक सिस्टम आपने लागू किया है तो उसे पूरा करें। और इसीलिए मैंने अभी रेल मंत्री भी पत्र लिखा और उड्डयन मंत्री पत्र लिखा कि जो भी आएगा उसको हम क्वारंटाइन में रखेंगे। बाध्यता है, बाध्यता है, नहीं तो हम इतना मेहनत किए हैं, जो लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं, जिसके परिवार अलग अलग रहे हैं, घर है लेकिन क्वारंटाइन में रह रहे हैं, घर का सुख तो नहीं मिल पा रहा है उनको। और कुछ लोगों लाखों लोगों के साथ इस प्रकार से कर रहे हैं, और कुछ हजार लोग आएंगे उसको खुला छोड़ रहे हैं। ये तो गलत बात है। अच्छा, एक बात है कि लगभग 30-35 लाख छत्तीसगढ़ में युवा हैं, विद्यार्थी हैं, और वो थोड़ा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि पढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा। तो क्या सरकार उनके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था या पढ़ाई का, या क्योंकि ये तो कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, तो कोई योजना उनके लिए भी है? उसके लिए हमने योजना बनाई है, पढ़ाई तुम्हारी दुआरी ऐप हमने लॉन्च किया, और 17.5 लाख जो पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी उसमें जुड़े, और 1.5 लाख टीचर भी जुड़े, और वो अपना वीडियो वगैरह बना के सब भेज रहे हैं, और उसका लाभ बच्चे उठा रहे हैं, ताकि नुकसान तो हो रहा है लेकिन कम से कम नुकसान हो, तो पढ़ाई भी चलता रहे। अब मान लो कॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं तो फिर भीड़ इकट्ठा होगी,
तो एक चिंता है। तो ये 15 जून तक के स्थिति देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनती है, उसके बाद फैसला करेंगे। क्योंकि ये बात सही है कि एक साल यदि किसी छात्र का नुकसान होता है तो बहुत बड़ा नुकसान है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे छात्रों का कोई नुकसान हो, चाहे वो प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी पढ़ने वाले हो कि कॉलेज पढ़ने वाले लोग हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि इसमें, और नज़र भी रखे हुए हैं कि कैसे ढंग से इसको हैंडल किया जाए। आपने एक प्रयास किए थे कि ऑनलाइन जोड़ा जाए, इंटरनेट के जरिए स्कूल को, कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन को जोड़ा जाए ताकि बच्चों में बेहतर एजुकेशन भी मिले। तो ये जो अभी चल रहा है प्रयास, और कोरोना भी ये आ गया, तो दोनों को जोड़ के एक फायदामंद हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए, जो क्लास लगेंगे और टीचर और छात्र एक क्लास में बैठ के जब पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, तो वो जो आई कांटेक्ट होता है, उसे जो समझते हैं, वो कोई ऑनलाइन से नहीं समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कमी की पूर्ति की जा सकती है। कोरोना में लोगों को कैसे जीवन व्यतीत करना है, आगे कैसे सावधानी बरतनी है, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये है कि उससे बचाव के जो रास्ते अभी तक आपने अपनाया है, और इस कारण से छत्तीसगढ़ कोरोना से बच पाया है। तो आगे भी हम लोगों को जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है, साफ़ सफाई का बराबर ध्यान रखना है, सैनिटाइज बराबर करना है, और मास्क और हैंड ग्लोव्स भी बराबर उसका उपयोग हम लोग करेंगे तो कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसे हम परास्त न कर सकें। ये बात सही है कि अभी तक इसका वैक्सीन या टेबलेट नहीं बन पाया है, और डर का कारण केवल इतना ही है, लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जो दैनंदिनी कार्य है उसे करें, रोज़गार के जो काम है उसे लगातार करते रहें, लेकिन ये सावधानी के साथ हम करेंगे तो कोरोना को परास्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने कहा है जन भागीदारी से ही इस कोरोना काल पे हमको जीत मिल सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही किसान हो, गांव के रहने वाले लोग हो, या फिर शहर के मजदूर हो, या बाकी लोग हो, सबके लिए सरकार की योजनाएं हैं और दिक्कत की कहीं कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। न्यूज का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज 18 में, पर आप इस वक्त हमें दीजिए विदाई।